Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हमारी लिटरेरी जेनर्स की जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी लिटरेरी टर्म्स करा चुका हूं। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज जो सबसे पहला टर्म मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों, वो है एलिगरी। ये टर्म है हमारा एलिगरी। एलिगरी का जो टर्म है दोस्तों, ये मैं आपको कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, यूटोपियन लिटरेचर के बारे में बताया था, कर्टेल सोनेट के बारे में बताया था और मिस्टिसिज्म इन इंग्लिश पोइट्री, ये आपको कल बताया गया था। तो सबसे पहले एक बार फिर से यूटोपियन लिटरेचर क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड यूटोपियन लिटरेचर, किसको हम यूटोपियन लिटरेचर कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूटोपियन लिटरेचर, जैसे कि वर्ड यूटोपिया है, यूटोपिया जो है, यूटोपिया का मतलब क्या होता है? यूटोपिया को अगर जो हम डिफाइन करें तो यूटोपिया का मीनिंग क्या होता है कि या तो जो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं है वही यूटोपिया है, उसको यूटोपिया कहा जाता है। दैट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो कहने का मतलब एक ऐसी दुनिया जो कि हमारी वास्तविक दुनिया से परे हो, दैट इज कॉल्ड यूटोपिया, वो यूटोपिया कहा जाता है। और ऐसे ही यूटोपियन लिटरेचर में होता है। और ये जो यूटोपिया है दोस्तों, यूटोपिया टर्म वाज कॉइन्ड बाय थॉमस मोर। सर थॉमस मोर जो हैं, उन्होंने इस टर्म को इन्वेंट किया, इस टर्म को कॉइन किया, जिसको यूटोपिया का नाम मिला, जिसको यूटोपिया कहा गया। और यूटोपिया सर थॉमस मोर का फेमस वर्क भी है। यूटोपियन लिटरेचर की बात करें तो यूटोपियन लिटरेचर, जैसा कि कल मैंने आपको बताया ही था कि उसमें अलग अलग तरह से यूटोपियन लिटरेचर होता है। जैसे कि हम कहें यूटोपियन लिटरेचर में कि एक तो इकोलॉजिकल यूटोपिया होता है। इकोलॉजिकल यूटोपिया क्या होता है? एक ऐसा लिटरेरी वर्क जिसमें वेदर को, जो हमारा मौसम होता है, उस मौसम को इस तरह से दिखाया जाए कि उसका मानव जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब सब कुछ प्लेजेंट वे में दिखाई जाए, तो दैट इज इकोलॉजिकल यूटोपिया। इसके बाद हमने बात करी फेमिनिस्टिक यूटोपिया की। एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर विमेन को एक इक्वल राइट मिले, इक्वलिटी मिले और वो पुरुषों से किसी भी रूप में कम ना हो, दैट इज फेमिनिस्टिक यूटोपिया। इसके साथ हमने बात की सोशल यूटोपिया की। सोशल यूटोपिया जो हमारा अपना समाज होता है, उसको हम एक अलग पिक्चर में देखते हैं, एक अलग उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं, जो हमारा ड्रीमलैंड बन जाता है। तो एक ऐसा यूटोपिया सोशल यूटोपिया के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ एक और यूटोपिया मैंने आपसे डिस्कस किया था, टेक्नोलॉजिकल यूटोपिया, जिसमें हम एडवांसमेंट ऑफ लाइफ, साइंटिफिक टेक्निक्स, इनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जो कि वास्तव में नहीं है। अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है जो उसमें दर्शाई जाती है टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल यूटोपिया में। तो ये यूटोपिया के बारे में बताया था। यूटोपियन लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद कर्टेल सोनेट आपको बताया गया कि कर्टेल सोनेट क्या होती है। ये वो सोनेट होती है जिसमें 10.5 लाइन्स होती हैं। अ सोनेट ऑफ 10.5 लाइन इज कॉल्ड कर्टेल सोनेट। 10.5 लाइन की जो सोनेट होती है वो कर्टेल सोनेट होती है। इसके पायनियर कौन है? कर्टेल सोनेट को किसने बनाया? कर्टेल सोनेट को बनाया जीएम हॉपकिंस, जिनका पूरा नाम है जेराल्ड मैनली हॉपकिंस। जेराल्ड मैनली हॉपकिंस जो हैं, उन्होंने कर्टेल सोनेट को बनाया, वो उसके इन्वेंटर रहे। और उनकी जो सोनेट है पाइड ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स ऑफ कर्टेल सोनेट। जो 10 लाइन्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम्स दर्शाई जाती हैं, इश्यूज दर्शाए जाते हैं। एंड जो लास्ट की जो ये हाफ लाइन होती है, हाफ लाइन में उसका इंस्ट्रक्शन या सॉल्यूशन दे दिया जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ कर्टेल सोनेट। इसके साथ साथ कल हमने बात करी मिस्टिसिज्म की। मिस्टिसिज्म जो एक रहस्यवाद होता है, जैसा कि अर्लियर मैंने आपको एग्जाम्पल भी एक दिया था, जो आपको जो कबीर की जो पोएट्री है उसमें रहस्यवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो न ज्ञानी। इसमें अगर जो आप देख रहे होंगे तो ये जो मैंने आपके सामने जो पोएटिक लाइंस जो कि ओरिजिनलिटी मतलब उसकी हैं, कबीरदास जी की हैं, तो उन्होंने
इन लाइंस में यह दर्शाया है कि जो बॉडी है, ये शरीर जो है वो एक घड़े के समान है। ये इसका सेकेंडरी मीनिंग है, लेकिन पहला मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है। कि जो एक घड़ा है, कुंभ मतलब एक घड़ा पिक्चर होता है, वो घड़ा कहाँ है? पानी में है, और उस घड़े में क्या है? पानी है। एक दिन वो घड़ा फूट जाना है और घड़े का पानी जो है वो नदी के पानी में मिल जाता है। तो जब घड़े का पानी नदी के पानी में मिल जाता है, मैं आपसे कहता हूं कि मेरा पानी बहुत प्रीशियस था, घड़े का फिल्टर पानी था या कैसा भी था, मैं कहता हूं मुझे तो अपना अलग चाहिए। क्या आप मुझे उस पानी को सेपरेटली लाके दे सकते हो? वही पानी जो घड़े के अंदर था। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो ये तो इसका एक सिंपल मीनिंग हुआ जो कि फिजिकल एस्पेक्ट है। दूसरा एक मिस्टिक इसका अप्रोच होती है, एक रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म की अप्रोच होती है। वो रहस्य क्या है? इस घड़े में और पानी में एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? अगर जो हम इसे मिस्टिसिज्म में देखें तो ये जो शरीर है, दिस बॉडी इज लाइक अ पिक्चर, ये घड़े के समान है। वन डे दिस बॉडी विल ब्रेक आउट, एक दिन ये जो शरीर है ये टूट जाएगा। एंड द सोल दैट इज कॉल्ड आत्मा विल कम आउट ऑफ दिस बॉडी, और वो इस शरीर से बाहर निकल कर आ जाएगी। देन देयर इज नो पावर इन द यूनिवर्स दैट कैन सेपरेट देम, कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में जो उनको अलग कर सके, क्योंकि आत्मा विल मीट परमात्मा। आत्मा का मिलन किससे हो जाएगा? परमात्मा से हो जाएगा। एंड देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड, और इस संसार में कोई शक्ति नहीं है दैट कैन सेपरेट आत्मा विद परमात्मा आफ्टर द डिपार्चर ऑफ सॉल। जब ये सॉल चली जाएगी, जब आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, तो उसके बाद कोई ताकत नहीं बचती जो उन्हें अलग कर सके। तो दोस्तों, ऐसे ही जैसे घड़े में पानी था और घड़ा पानी में था, घड़ा फूट गया और पानी, घड़े का पानी नदी के पानी में मिल गया, एक इसका सिंपल मीनिंग हुआ। लेकिन दूसरा जो मिस्टिसिज्म में आता है, रहस्यवाद में आता है, वो ये आता है कि जो ये शरीर है ये घड़ा है और आत्मा पानी के समान है। शरीर में से एक दिन आत्मा निकल जाएगी, आत्मा साथ छोड़ देगी और आत्मा का मिलन फिर परमात्मा से हो जाएगा। फिर कोई ताकत नहीं है जो आत्मा को परमात्मा से अलग कर सके। तो ये जैसे कि हिंदी में कबीरदास जी अपने रहस्यवाद के लिए जाने जाते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में बात करें तो दोस्तों, मिस्टिक पोएट्री की बात करें तो हमारे बीच में जो विलियम ब्लेक हैं उनका नाम आता है। विलियम ब्लेक की कविताओं में बहुत ज़्यादा मिस्टिसिज्म देखने को मिलता है। अगर जो हम अर्ली या लेट रेनेसां की बात, यानी कि हम मेटाफिजिकल पोएट्री की बात करें, तो वहाँ पर जॉन डन भी मिस्टिसिज्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इलियट की पोएट्री में भी आपको मिस्टिसिज्म देखने को मिलेगा। डब्ल्यू बीट्स की पोएट्री जो है उसमें भी मिस्टिसिज्म देखने को मिलेगा, और फिलिप लार्किन की जो कविताएं हैं उसमें भी मिस्टिसिज्म देखने को आपको मिलेगा। तो जो मिस्टिसिज्म है वो एक रहस्यवाद, जहां पर एक सेकेंडरी मीनिंग भी निकलता हो, जहां पर एक उसका डुअल मीनिंग भी निकलता हो, जहां पर अपनी बातों में एक रहस्य छुपा हुआ हो। और ब्लेक की तो बात ही क्या कहें, ब्लेक ऐसी कविताएं लिखते हैं, ऐसी पोएम लिखते हैं जो मतलब बहुत ही ऐसी लगती हैं सिंपल सी, बल्कि ऐसी लगती हैं नर्सरी राइम्स लिख रहे हों। लेकिन क्या इतना बड़ा कवि वो नर्सरी राइम लिखी है उन्होंने? नहीं, उनमें बहुत डीप मैसेज है, उसमें बहुत ही गहरा संदेश उन्होंने दिया है, और वो जो संदेश उन्होंने दिया है दैट इज मिस्टिसिज्म, वही तो रहस्यवाद है। क्योंकि पढ़ने के लिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने एक जो लिटरेरी जेनर है मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, वो आपने समझा हो तो ये ऑब्सक्योरिटी, जो मिस्टिक पोएट्री होती है ना, उसमें ऑब्सक्योरिटी बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरी होती है। ये जो ऑब्सक्योरिटी होती है, ये ऑब्सक्योरिटी क्या है, किसको ऑब्सक्योरिटी हम बोलेंगे, क्या चीज़ ऑब्सक्योरिटी कहलाती है? और मिस्टिक पोएट्री का ये वन ऑफ द मेन पार्ट्स हम कह सकते हैं ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी दैट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसको सरलता से ना समझा जा सके, वही तो ऑब्सक्योरिटी है। वही तो एक कॉम्प्लेक्सिटी, क्रिटिकल वो हो जाता है सोर्स की, चीज़ों को ना समझ पाना, आसानी से ना पल्ले पढ़ पाना कोई चीज़, तो दैट इज ऑब्सक्योरिटी। एंड ऑब्सक्योरिटी इज वन ऑफ द मेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ मिस्टिसिज्म इन इंग्लिश पोएट्री। जो ये रहस्यवाद है, रहस्यवाद का एक मेन फीचर आता है, जो कविताओं में रहस्यवाद जहां पर यूज होता है, तो उसमें ऑब्सक्योरिटी, तो मतलब आप में एक सिंपल रीडर है ना, एक कॉमन रीडर है, तो आप उसको आसानी से नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए आपको उसकी गहराई में जाना होता है,
उसके डेप्थ में जाकर उसको समझना होता है, तब उसको आप समझ पाते हैं कि वास्तव में क्या मीनिंग कहता है, क्या मतलब इसका अर्थ निकलता है। अब जैसा कि कल मैंने आपको एग्जांपल दिया लंदन पोएम का, विलियम ब्लेक की एक पोएम लंदन है। लंदन, एक तो इसका सिंपली मीनिंग लंदन है, भाई लंदन के बारे में बात की जा रही है, एक सिटी है, फेमस सिटी है जो लंदन है इंग्लैंड में, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर जो हम लंदन को ही सेकेंडरी उसके मिस्टिसिज्म में जाएं, तो लंदन तो पता नहीं किस किस चीज का प्रतीक है। और कविता की जो थीम है, जो पोएट्री की थीम है, जो पोएम की थीम हमारी उसमें दिखाई पड़ती है, उससे हमें पता चलता है कि लंदन जो है वो एक प्रॉस्परस सिटी तो है, लेकिन देयर इज नो पीस। मेटेरियलिस्टिक अप्रोच होना, मेटेरियलिस्टिक डेवलप्ड होना, यह नहीं कह सकते कि मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट होकर कि संसार में या कंट्री में या फिर जो भी सिटी है उसमें पीस आ जाएगा, उसमें शांति मिल जाएगी। शांति नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज पीपल आर क्वाइट बिजी। और ये बिजीनेस हमें याद दिलाती है वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जिसमें वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, कि केवल कमाने में और खर्च करने में हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देते हैं। एंड वी सी लिटिल इन नेचर दैट इज आर्स। और प्रकृति के लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है, जो प्रकृति हमारी है उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है, ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और वही मैसेज लंदन पोएम में दिया गया है कि देयर इज नो पीस देयर, इवन ईच एंड एवरीथिंग इज क्राइंग देयर। वो ये कहते हैं ना कि एवरी बैन, बैन मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होता है, एवरी बैन क्राई, कि मतलब हर चीज रो रही है लंदन में। क्यों रो रही है? अपने भाग्य पर रो रही है कि वो लंदन में क्यों है। बच्चा हो, वयस्क हो, वृद्ध हो, हर कोई विलाप कर रहा है कि वो लंदन में क्यों है। क्योंकि लंदन की जो जिंदगी है, लंदन में ना तो रिश्तों को वैल्यू दी गई है, रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है लंदन में, लंदन में कोई शांति नहीं है, लंदन में व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, और अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बच्चों पर टाइम नहीं है, और इसके साथ साथ पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। ऐसा लंदन में होता है। जो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम यहाँ से सोचते हैं कि लंदन की लाइफ बहुत अच्छी है, लंदन में प्रॉस्पेरिटी है, लंदन में डेवलपमेंट है, लंदन में प्रोग्रेस है, और हमारे यहाँ के जो युवा वर्ग है वो विदेशों की तरफ रुख कर जाते हैं। क्या सोचकर? बस यही सोचकर कि पैसा लेकर आएंगे। लेकिन वो पैसा नहीं लेकर आते, वो उस जो एक चकाचौंध है उसमें वहीं पर रह जाते हैं और वहीं खो जाते हैं। दैट इज द एक्चुअल लाइफ। वो एक्चुअल लाइफ है, और फिर वो कभी जीवन में पीस नहीं प्राप्त कर पाते, शांति नहीं मिल पाती, हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। मिलता है तो क्या? पैसा। और वो पैसा जिसको आप कब्र तक भी नहीं लेके जा सकते। कहते हैं ना द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। गौरव का रास्ता आगे तो लेकर जाता है लेकिन कब्र तक लेकर जाता है। सेड बाय थॉमस ग्रे, जो कि थॉमस ग्रे ने कहा था। तो यही एक चीज है जो मिस्टिसिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि वो रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है ब्लेक की पोएम्स में। कोई भी पोएम आप उठाकर देखिए, वो मिस्टिक पोएट्री आपको मिलेगी। लार्किन में मिलेगी, डब्ल्यू बीट्स का मिलेगा, टी.एस. एलियट मिलेगा, जॉन डन भी मिलेंगे। तो मतलब इनमें आपको एक मिस्टिसिज्म देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो हुआ कल के बारे में जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एलिगरी। एलिगरी, व्हाट इज एलिगरी? ये एलिगरी क्या है, किसको एलिगरी कहा जाता है, किसको हम एलिगरी बोलते हैं? दोस्तों अगर जो हम एलिगरी की बात करें तो एलिगरी को समझना कैसे समझे? पूरा वर्ड होता है एलिगोरिकली। पूरा वर्ड क्या है? एलिगोरिकली। अब एलिगोरिकली को कैसे आप समझेंगे, किस तरह से इसका अर्थ निकालेंगे? जो एलिगरी एक टर्म है, लिटरेचर का एक टर्म है एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप में। जब किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के नाम को, कैरेक्टर के नेम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो नाम ही बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देता है, बहुत कुछ बयां कर देता है, तो वो एलिगोरिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके साथ साथ एक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स, इवेंट्स ऑफ स्टोरी, वो इस रूप में प्रस्तुत की जाती हैं कि कहीं ना कहीं उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग निकलता है।
और इसका एक उदाहरण मैं आपको यहां से देना चाहूंगा, चौसर से ही हम ले लेते हैं। देखो सबसे पहले तो इसकी कंपैरिजन आप सिंबल से कर सकते हैं, एलिगोरिकली, सिंबॉलिकली। लेकिन सिंबल में क्या होता है, सिंबल में एक सिंपल सा अर्थ होता है कि जैसे टाइगर पोएम है, टाइगर किसका सिंबल है, टाइगर रेज का सिंबल है। लैम्प किसका सिंबल है, लैम्प इनोसेंस का सिंबल है। बट एलिगोरिकली में क्या होता है, उसका डेप्थ में जाके उसको डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब डेप्थ में एक कंपैरिजन दिखाया जाता है। सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन वो डेप्थ में होता है एलिगोरिकली में। और एलिगोरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल तो जॉन बेनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस आता है। पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉन बेनियन। ध्यान रखना, पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है किसका वर्क है, जॉन बेनियन का फेमस वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस। और पिलग्रिम प्रोग्रेस कैसा वर्क है, किस जेनर में लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा पिलग्रिम प्रोग्रेस में एलिगोरी का यूज किया गया है, एलिगोरिकल वर्क है ये जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है। इसके साथ साथ अगर जो हम चौसर की बात करें दोस्तों, तो चौसर का कैंटरबरी टेल्स तो आपने पढ़ा ही होगा। चौसर का कैंटरबरी टेल्स है जिसका एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एलिगोरिकली प्रेजेंटेशन है स्टोरी में, एलिगोरिकली प्रेजेंटेशन है थ्रू कैरेक्टर्स एंड इवन देयर नेम स्पीक। उनके जो नाम है ना वो भी अपने आप में चीजों को बयां करते हैं, उनका एक सिंबॉलिकल मीनिंग निकलता है। तो इस तरह से उसमें दर्शाया गया है। और दूसरी चीज ये कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये वो रिप्रेजेंट करते हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को, समकालीन समाज को। और चौसर ने वहां पर वो पिक्चर प्रस्तुत की है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमने बहुत सारे पाप कर लिए तो पाप धोने के लिए हम लोग कहते हैं कि चलो गंगा जी नहाई आते हैं। बहुत से लोग को कह देते हैं कि गंगा जी नहाने जा रहे हैं, पाप धोने जा रहे हैं, पाप धुल जाएंगे गंगा जी में नहा के। ये केवल हमारी सोच है। पाप तब तक नहीं धुल सकते जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं। और दूसरी चीज, एक प्रायश्चित होता है, एक तपस्या होती है, बहुत बड़ी तपस्या होती है। अगर जो हमने कोई पाप किए हैं तो उसको दूर करने के लिए उससे कई गुना हमें अच्छे कर्म भी करने होते हैं। लेकिन कोशिश तो ये की जाए ना कि हमसे पाप ही ना हो, कोई बुराई हम अपनी तरफ से ना कोशिश करें कि हम कोई बुराई करें। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग समाज में रहते हैं तो बुराई का हिस्सा बन ही जाते हैं, एक करप्शन का हिस्सा बन ही जाते हैं। तो उसी प्रकार की एक इंग्लिश करप्टेड सोसाइटी है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है एलिगोरिकली या फिर सिंबॉलिकली, आप जैसे भी कहें। किस में? कैंटरबरी टेल्स में बाय चौसर। चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है। अब इस कैंटरबरी टेल्स की बात करें दोस्तों तो एक कैंटरबरी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एक कैंटरबरी क्या है। तो योर आंसर विल बी कैंटरबरी इज अ रिलीजियस प्लेस, क्रिश्चियंस रिलीजियस प्लेस। ये क्रिश्चियंस का एक रिलीजियस प्लेस है, एक धार्मिक स्थान है। एंड देयर आर 29 कैरेक्टर्स, देयर आर 29 कैरेक्टर्स इन दिस वर्क कैंटरबरी टेल्स, और these all characters are leading towards the place Canterbury. But the question is that why are they moving to that particular place? क्यों जा रहे हैं वो उस स्थान पर? कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर गिल्ट फील हो रहा है और उस गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए, एक स्पिरिचुअलाइजेशन के लिए, अपने आप को कैनोनाइज करने के लिए वो कहां जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू द प्लेस कैंटरबरी। वो कैंटरबरी प्लेस जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण में आपने एक कैरेक्टर पढ़ा होगा, बड़ा ह्यूमरस सा कैरेक्टर है इसमें, वाइफ ऑफ बाथ। ये क्वेश्चन आ जाता है वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर कहां से लिया गया है, तो योर आंसर विल बी कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स से वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर लिया गया है। ये वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर की बात करें तो इसके बारे में बता देता हूं कि ये जो मैडम है, जो वाइफ ऑफ बाथ है, वाइफ ऑफ बाथ, बाथ क्या है? बाथ इज द नेम ऑफ अ सिटी। ये एक शहर का नाम है बाथ जो है। अब कोई भला एक शहर की पत्नी कैसे हो सकती है वाइफ ऑफ बाथ? आपने सोचा होगा कि ये तो पर्सन का नाम है, बाथ कोई पर्सन होगा, लेकिन नहीं। तो ये सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट करता है, इस लेडी को ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं
ये जो है ये पूरे शहर की एक तरह से पत्नी है। अब आप बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे। आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि कुछ लोगों को सब लोग भैया भैया ही बोलते हैं, कुछ को बहन जी बोलते हैं, तो आप कहते हैं ना तो जगत भैया बन रहा है भाई, ये तो जगत बहन जी हो रही हैं। तो वही सिचुएशन है यहां पर भी। जो वाइफ ऑफ बाथ है उनकी काफी शादियां हुई, मतलब बहुत सारी शादी वाइफ ऑफ बाथ ने करी। और सबसे बड़े एक आश्चर्य की बात यह थी कि ये जो लेडी थी जिससे भी शादी करती वो हस्बैंड मर जाता, उसकी मृत्यु हो जाती और उसकी सारी प्रॉपर्टी पर अधिकार इस लेडी का हो जाता जिसको वाइफ ऑफ बाथ के नाम से जाना गया। तो अब ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रही। और ऐसी बात नहीं कि शादी से पहले इनके अफेयर नहीं थे, इनके प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, हर तरह से इस लेडी के अफेयर रहे। और ये जो लेडी है देखने में बहुत छोटे कद की है, लेकिन जितनी छोटी है उससे कहीं ज्यादा ये मोटी है, बहुत ज्यादा मोटी है। और आप एक इमेजिन कर सकते हैं, पिक्चर आप सोच सकते हैं कैसी होगी ये जो लेडी होगी। और ये मेंटल क्लॉक पहनती है। आपने देखा होगा पहले जो एक पूरे जो क्लॉक्स चला करते थे, पूरी ऐसी ड्रेस जो एक बहुत लंबी सी होती थी, तो उस तरह का एक मेंटल क्लॉक ये पहना करती थी। और घुड़सवारी का इसको शौक था, घोड़े पर बैठकर चलती थी। और इसके अलावा छोटी सी थी, मोटी सी थी एंड गैप टूथ, और इनके ऊपर के दो और नीचे के दोनों दांत गायब थे, गैप टूथ थी। और एक चौड़ा सा हैट लगाया करती थी। सोचो कैसी लगती होगी। जो चौसर ने इनको विजुअलाइजेशन दिया है, चौसर ने इनका पिक्चराइजेशन जिस तरह से करा है, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि वो पिक्चर भी आपके सामने आ जाए, इमेज वाइफ ऑफ बात की। लेकिन इमेज इंसान की कैसी भी हो, पर्सनल जो विजुअलाइजेशन है, जो जेस्टर्स हैं वो कैसे भी हों, फिजिकल कैसी भी दिखती हो, लेकिन इंसान को बाय कैरेक्टर, बाय नेचर तो अच्छा होना चाहिए ना। लेकिन ये वाइफ ऑफ बाथ जो है, अब तो आप समझ गए होंगे वाइफ ऑफ बाथ, इसका मीनिंग एलिगरिकली है, ये सिंबॉलिकली है। और इसके साथ साथ इनके जो ट्रेट्स हैं, जो इनके क्वालिटीज हैं, फीचर्स हैं वाइफ ऑफ बाथ के, वो भी एलिगोरिकली प्रेजेंटेड किए गए हैं चौसर के द्वारा। और ये मैडम भी सज धज कर घोड़े पर सवार होकर कहां जा रही हैं? ये भी जा रही हैं कैंटरबरी। और कैंटरबरी इज अ रिलीजियस प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पर जाकर हो सकता है कि किए गए पापों से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे स्थान जा रहे हैं। तो ऐसे केवल एक यही कैरेक्टर नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। चाहे मर्चेंट की बात करें, चाहे रीव की बात करें, ठीक है, चाहे हम पार्टनर की बात करें, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, 29 कैरेक्टर्स हैं दोस्तों। वो सभी के सभी जा रहे हैं कैंटरबरी, और कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड एलिगोरिकली, और कहीं ना कहीं वो एलिगोरिकली यानी कि सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप में वो कनेक्टेड हैं और प्रतीकात्मक रूप में उनका पिक्चराइजेशन किया गया है, प्रेजेंटेशन दिया गया है। तो उम्मीद है कि एलिगोरिकली आप कभी नहीं भूलेंगे। अब केवल इतना ध्यान रखना, एग्जाम में केवल इतना आता है। एलिगोरी पर मैंने बहुत रिसर्च की कि क्वेश्चंस देखे मैंने, अलग अलग स्टेट में पूछे गए या फिर सेंट्रल बॉडीज में जो क्वेश्चंस पूछे गए एलिगोरी पर, केवल एक क्वेश्चन निकलकर सामने आया, वो ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिगरी? एलिगरी से क्या आप समझते हैं? तो योर आंसर विल बी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहलाता है एलिगरी, उसको एलिगरी बोलते हैं। मतलब प्रेजेंटेशन थ्रू सिंबल्स या फिर सिंबॉलिक मीनिंग, मतलब सिंबल से आप समझ जाना, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर लेना। ये होना चाहिए सिंबल जरूर उसमें होता है, कोई साइन या सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका एक मीनिंगफुल वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं ना कहीं रियलिस्टिक सोसाइटी से उसको जोड़ा जाता है, तो रियलिज्म से उसको जोड़कर देखा जाता है। दैट इज कॉल्ड एलिगोरिकली, वो कहलाता है एलिगोरिकली। उम्मीद है कि एलिगोरी आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता है एलिगरी। तो अभी फिलहाल मैंने आपको आज का जो बताया ये एलिगरी बताया। एलिगरी मतलब सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन होता है। इसके लिए मैंने आपको इस एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन की बात करें तो बहुत अच्छा उदाहरण है। पूछ लिया जाता है कि किस फीचर का यूज किया गया है, एलिगरी का यूज किया गया है एडमंड के फेरी क्वीन में, एडमंड स्पेंसर के। और स्पेंसर जिनको आप जानते हैं पोइट्स पोइट के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हु इज कॉल्ड पोइट्स पोइट। पोइट्स पोइट
किसको कहा जाता है? योर आंसर विल बी एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट के नाम से जाना जाता है और फेरी क्वीन उनका फेमस वर्क है जो कि एक एलिगरी है, एक एलिगोरिकली वर्क है और इसमें एलिगोरिकली प्रेजेंटेशन दिया गया है। इसके साथ साथ जॉन बेनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस भी एक एलिगोरिकली वर्क है और चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें भी एलिगरी रिप्रेजेंटेशन है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको एलिगरी तो समझ में आ गया होगा कि किसको हम एलिगरी कहते हैं, क्या चीज एलिगरी हमारी कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जो एलिगरी के बाद हम बात करेंगे दोस्तों टच स्टोन मेथड की। कौन सा मेथड? टच स्टोन मेथड। अब ये टच स्टोन मेथड क्या होता है और कौन इसके पायनियर हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं लिख देता हूं पहले। टच स्टोन मेथड इन इंग्लिश। व्हाट इज कॉल्ड टच स्टोन मेथड इन इंग्लिश? किसको हम दोस्तों टच स्टोन मेथड कहते हैं? क्या चीज हमारी टच स्टोन मेथड कहलाती है? टच स्टोन मेथड सबसे पहले तो ये समझिए कि ये आया कब। दोस्तों टच स्टोन मेथड जो था वो विक्टोरियन एज में आया। टच स्टोन मेथड का जो एग्जिस्टेंस हुआ कब हुआ? विक्टोरियन एज में हुआ। और विक्टोरियन एज की बात करें तो हमारे जुबान पर कुछ नाम आते हैं। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन जो कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे हैं विक्टोरियन एरा के। इसके साथ साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग आते हैं, टेनिसन आते हैं और आते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड का तो आपने पढ़ा ही होगा, उनको एज ए क्रिटिक के रूप में जाना जाता है मैथ्यू अर्नोल्ड को। और इसके साथ साथ मैथ्यू अर्नोल्ड को जो जाना जाता है दोस्तों वो एज ए पोएट के रूप में जाना जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड को आपने पढ़ा होगा, मैथ्यू अर्नोल्ड की रग्बी चैपल आपने पढ़ी होगी। रग्बी चैपल जो कि इन्होंने अपने फादर की एप्रिसिएशन में एक पर्सनल एलिजी लिखी थी। मैथ्यू अर्नोल्ड की डॉवर बीच जो कि इम्पर्सनल एलिजी है इनकी, उसको आपने पढ़ा होगा, जिसमें लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ नेचर, लॉस ऑफ रिलीजन और लॉस ऑफ लव की बात वो करते हैं। जब उनको अपने प्यार की चिंता होती है कि कहीं मेरा प्यार, जो मेरी पत्नी का मेरे प्रति प्यार है वो भी कम ना हो जाए क्योंकि सब कुछ संसार में घट रहा है। उसी एक महान कवि ने, जो ये महान कवि हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, उन्हीं ने इस मेथड को जन्म दिया। तो दोस्तों ये जो है, ये जो टच स्टोन मेथड है ये किसका है? ये किसके द्वारा दिया गया है? टच स्टोन मेथड गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ध्यान रख लेना, इसके पायनियर, इसके इन्वेंटर जो हैं वो कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो टच स्टोन मेथड के इन्वेंटर हैं। इन्होंने टच स्टोन मेथड के बारे में मतलब लिखा था, टच स्टोन मेथड को बताया था। और अब ये होता क्या है, किसको टच स्टोन मेथड कहते हैं और ये कहां पर इन्होंने अपने किस वर्क में, किस क्रिटिकल एसे में इन्होंने इस बारे में लिखा, तो ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों उसका नाम था द स्टडी ऑफ पोएट्री। इनका फेमस वर्क है द स्टडी ऑफ पोएट्री। ये 1880 का इनका वर्क है द स्टडी ऑफ पोएट्री, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1880, जो 1880 में पब्लिश हुआ। द स्टडी ऑफ पोएट्री, इन दिस क्रिटिकल एसे ही डिफाइंस अबाउट टच स्टोन मेथड। उसमें वो किसके बारे में बात करते हैं? टच स्टोन मेथड के बारे में बात करते हैं। अभी आपको देखो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि सबसे पहले कि व्हाट इज टच स्टोन मेथड, कि टच स्टोन मेथड होता क्या है, किसको टच स्टोन मेथड कहा जाता है, क्या होता है ये हमारा टच स्टोन मेथड, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात
कि दूसरी बात कि किसने, ये मैं आपको बताऊंगा अभी टच स्टोन मेथड क्या होता है, लेकिन उससे पहले कि किसने इसको जन्म दिया, इसके पायनियर, इसके इन्वेंटर कौन रहे, तो योर आंसर विल बी मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि किस एज को बिलोंग करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, तो आपका आंसर होगा विक्टोरियन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो विक्टोरियन एज है इंग्लिश लिटरेचर का, उसको बिलोंग करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। और दोस्तों मेरा पर्पस ये रहता है, चाहे कितने ही कठिन से कठिन लिटरेरी टर्म क्यों ना हो, कितना ही कठिन से कठिन आपका ये जेनर क्यों ना हो, उनको मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और उस तरह से जैसे कि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ होगा वो चीज मैं आपको स्पेशली बताकर चलता हूं कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा वहां पर, और इसको आपको जो है आपको सर्किल इसी वाले पर फिल करना है। तो ये इस तरह से आपको, मतलब उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आता होगा, क्योंकि मैं आपके लिए चीजों को कोशिश करता रहता हूं कि कितनी आसान कैसे बनाई जाए, कैसे मैं आपके लिए बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। क्योंकि लिटरेचर में क्या होता है, मैंने क्या देखा है, मैंने सोसाइटी में यह देखा कि लिटरेचर का एक फोबिया सा लोग डाल देते हैं, एक फोबिया भर देते हैं लोगों के दिमाग में, और ये फोबिया ऐसा पैदा हो जाता है। और पता है ये फोबिया कब पैदा कर दिया जाता है, ये फोबिया 9th से लेके 12th क्लास तक ही कुछ जो टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के मन में डाल देते हैं लिटरेचर को लेकर, कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें लिटरेरी टर्म्स नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं। और जब बच्चा उनसे पूछता भी, अगर जो वो पढ़ता है ना, क्योंकि बुक में दिया हुआ होता है, अगर जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, जब उसका इंट्रोडक्शन होता है तो उसमें दिया होता है कि ये पोएम सोनेट है, ये एलिजी है, ये लिरिक है, ये है। लेकिन जो टीचर्स होते हैं, दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी, स्पेशली यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि जब टीचर से बच्चा पूछता है कि सर ये जो पोएम दे रखी है इन्होंने, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसमें ये बताया गया है कि दिस इज एन एलिजी। टीचर से पूछा जाता है, बच्चा पूछता है कि एलिजी सर ये क्या होती है, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल की बात है, ये अभी आगे चल के पढ़ोगे तुम BMA में। टीचर अपना पीछा ऐसे छुड़ा लेता है, यही होता है। इसके साथ साथ CBSE में तो और भी हाल खराब है। CBSE में जब पूछा जाता है, बच्चा पूछता है कि सर कैन यू एक्सप्लेन द टर्म ओट as it is specified in the poem that it is ode, so can you explain it? तो अब टीचर क्या जवाब देता है, टीचर कहता है it is none of your business, ये आपको केवल एक्सप्रेशन होने चाहिए, एक्सप्रेशन क्लियर होने चाहिए, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। अगर जो हम लोग ही ऐसा करेंगे तो सोचो आने वाली जनरेशन, एक तो उनका दिमाग हट जाएगा इस तरफ से, और बाद में जब वो पढ़ेंगे तो उनको एक फोबिया की तरह वो लगेंगे कि बड़ी ये डिफिकल्ट चीजें हैं, बड़ी कठिन चीजें हैं, और वो उसको नहीं समझ पाएंगे। और जब BA लेवल पर जब आपको ये चीज समझाई जाती हैं तो तब उसको एक उस रूप में समझाया जाता है कि सारी चीजें आपके दिमाग से ऊपर चली जाती हैं, ये होता है। तो जब मैंने सोसाइटी में ये चीज देखी कि ऐसा हो रहा है लिटरेचर के साथ, लिटरेचर को एक फोबिया की तरह पेश किया जा रहा है लोगों के सामने, और स्पेशली उन लोगों के सामने जो लिटरेचर सीखना चाहते हैं, तो मेरे मन में ये चीजें आई कि मैं आसान से आसान शब्दों में कैसे इनको एक्सप्लेन कर सकता हूं, कैसे आपके सामने रख सकता हूं। तो तब से लेकर अब तक और आगे भी करता रहूंगा, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ऐसा ना लगे कि कुछ भी डिफिकल्ट है। लिटरेचर को मेरी कोशिश रहेगी कि आई विल मेक इट केक्स वॉक, बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि आपके लिए इजी वर्क हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बशर्ते आपको ध्यान से सुनना है जो मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छी तरह समझना है, और इस वीडियो को, जो भी वीडियो मैं आपकी बनाता हूं, उसको मैं कहता हूं कि कुछ आप याद करो मत करो, वीडियो को केवल 2 या 3 बार सुन लो, चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी, अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो वही मेरा इंटेंशन रहता है, वही मेरा पर्पस रहता है। लेकिन इस पर्पस में मुझे कामयाबी तब मिलेगी जब आप लोग मेरी इस मेहनत को, जो कि मैं आपके साथ कर रहा हूं, उसका परिणाम लेकर आएंगे, और आप दिखाएंगे कि आप के अंदर वो विल पावर है और आप दूसरों से हटकर हैं। और दूसरों से हटकर हैं तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप दूसरों से हटकर हैं? कब पता चलेगा? जब आप खुद को कंपैरिजन करोगे। और कंपैरिजन किससे करोगे? कंपैरिजन करोगे दूसरों से, अदर्स से। और दोस्तों यही तो होता है टच स्टोन मेथड, इसको ही तो कहते हैं टच स्टोन मेथड। जब हम एक कंपैरिजन करते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और कंपैरेटिव स्टडी किसकी करते हैं? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पोएट्री ऑफ पास्ट और द पोएट्स ऑफ पास्ट।
विद द प्रेजेंट, जहां पर कंपैरिजन किया जाता है किस चीज को जज करने के लिए, फॉर जजिंग द वैल्यूज ऑफ वर्क। जो जज किसको करा जाता है, वैल्यू ऑफ वर्क, जो वर्क्स की वैल्यू है उसको जज करने के लिए जो कंपैरिजन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टच स्टोन मेथड। दोस्तों उसको ही कहा जाता है टच स्टोन मेथड। वही हमारा कैसा मेथड कहलाता है, टच स्टोन मेथड कहलाता है। अब ये टच स्टोन मेथड क्या होता है, ये किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द गुड पोएट्री एंड बैड पोएट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुड और पुअर क्या होता है। अब हम बात करते हैं, ये डिफरेंस क्रिएट का कंपैरिजन हो जाता है इसमें, गुड एंड पुअर पीस ऑफ पोएट्री, गुड एंड पुअर पीस ऑफ पोएट्री। अब गुड एंड पुअर पीस ऑफ पोएट्री क्या होता है, किसको गुड बोलते हैं, किसको पुअर बोलते हैं। अब ये कैसे पता चले कि क्या गुड है क्या पुअर है। आपने कोई वर्क लिखा, आपने अपनी तरफ से पूरा अच्छी तरह से लिख दिया और आपने उसको लिख डाला, लेकिन आप अच्छे क्रिटिक नहीं बन सकते। अपने खुद के वर्क को आप अगर जो आप क्रिटिसाइज करेंगे तो आप उसके केवल और केवल जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ना, आप उस पर ध्यान देंगे, आप नेगेटिव पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति है, कोई स्कॉलर है, कोई विद्वान है, वो क्या करेगा, वो आपके जब वर्क को रीड करेगा तब वो देखेगा कि व्हाट इज न्यू हियर, इसमें नया क्या है, क्या चीज इसमें अलग है जो आपको दूसरे अदर राइटर से डिफरेंट करती है। वो अलग क्या है इसमें, और उस अलग को देखने के लिए उसको क्या करना होगा, ही हैज टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी। उसको एक कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी ऑफ योर वर्क विथ द प्रीवियस राइटर्स, द राइटर्स ऑफ द पास्ट। कौन से राइटर्स, जो पास्ट के राइटर्स हुए हैं, और वो राइटर्स जो वेल नोन राइटर्स हुए हैं, वो राइटर्स जिन्होंने इतिहास रचा है, वो लेखक जो अपनी लिटरेरी फॉर्म्स के लिए या फिर अपनी जो पीस ऑफ पोएट्री है उसके लिए जाने गए हैं। उन राइटर को स्पेशली जो मैथ्यू आर्नोल्ड है, स्पेशली 3 के नाम वो मेंशन करते हैं। 3 लोगों के नाम मेंशन करते हैं, होमर, स्पेंसर एंड शेक्सपियर। होमर, स्पेंसर एंड शेक्सपियर, ध्यान रखना 3 के नेम इन्होंने स्पेशली मेंशन किए अपने इस मेथड में, टच स्टोन मेथड में, कि अपने वर्क को एक छोटा सा एक कंपैरिजन कर लो, फिर देखो कि आप में क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर है। अगर जो आप उसके कुछ पार्ट भी आप उनकी बातों पर खरा उतरते हैं तो इसका मतलब आपका जो पीस ऑफ पोएट्री है दैट इज गुड, वो गुड पीस ऑफ पोएट्री है। अब वो पार्ट क्या होते हैं, वो उनकी एक पोएटिक आर्ट हो सकती है, वो उनकी थीम हो सकती है, वो उनका स्टाइल हो सकता है, किस प्रकार से वो लिखते हैं। अब उनका जो वर्क है, उनके वर्क में हमें क्या देखने को मिलती है दोस्तों, जो गुड पोएट्री होती है ना, गुड पोएट्री ऑलवेज क्रिएट सब्लिमिटी। गुड पोएट्री में हमेशा क्या आती है, गुड पोएट्री में हमेशा आती है सब्लिमिटी। क्या आती है गुड पोएट्री में, गुड पोएट्री ऑलवेज क्रिएट्स सब्लिमिटी। और जबकि जो बैड पोएट्री होती है या फिर पुअर पीस ऑफ पोएट्री होती है, दैट इज लैक ऑफ सब्लिमिटी। उसमें लैक ऑफ सब्लिमिटी होती है, उसमें इस चीज की कमी होती है। सबलाइम जो होता है, सबलाइम एस्पेक्ट उसमें कम रहता है। कौन सी में, जो कि हमारी पुअर पीस ऑफ पोएट्री होती है। अब इसमें दोस्तों हम बात करें, जो हम ये बात करें पुअर पीस ऑफ पोएट्री की, कि जो गुड एंड पुअर पीस ऑफ पोएट्री है, इसकी अगर जो हम बात करें तो सब्लिमिटी की मैं बात कर रहा था। अब ये सब्लिमिटी क्या है, व्हाट इज सब्लिमिटी। अब सब्लिमिटी को जानने के लिए हमें जानना होगा किसको, सबलाइम को। सब्लिमिटी को जानने के लिए हमें जानना होगा सबलाइम को। व्हाट इज एक्चुअली सबलाइम, ये सबलाइम क्या होता है, किसको हम सबलाइम बोलते हैं, क्या चीज सबलाइम कहलाती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों क्या होता है ये सबलाइम। सब आपने लॉन्जाइनस का एक वर्क पढ़ा होगा ऑन दी सब्लिमिटी, पढ़ा होगा। लॉन्जाइनस का एक फेमस वर्क है ऑन द सब्लिमिटी। अब उसको समझने के लिए सबलाइम को समझना जरूरी है। सबलाइम क्या होता है, सबलाइम ये होता है, सबलाइम इज अ कंपाउंड इफेक्ट ऑफ ऑल द क्वालिटी
दैट इज फाउंड इन एवरी पीस ऑफ लिटरेचर, दैट इज सबलाइम। दोस्तों सबलाइम क्या है समझने की कोशिश करना। सबलाइम है हमारा कंपाउंड इफेक्ट ऑफ ऑल द क्वालिटी। लिख देता हूं मैं इस बात को। ये होता है सबलाइम और सब्लिमिटी, इसको हम बोलेंगे सबलाइम। ये सबलाइम को हम गुड और पुअर से भी कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो सबलाइम क्या है? सबलाइम इज कंपाउंड इफेक्ट ऑफ ऑल द क्वालिटी दैट इज फाउंड इन एवरी पीस ऑफ लिटरेचर। इसको समझना बहुत जरूरी है। जो पूरा इफेक्ट निकल कर आया है, जो पूरा इफेक्ट है किसका? सारे क्वालिटीज का, जितनी भी क्वालिटीज पाई जाती हैं किसमें? इन एवरी पीस ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के हर तत्व में कुल मिलाकर अ वर्क दैट इज फुल ऑफ क्वालिटी। एक ऐसा वर्क जो कि पूरा क्वालिटी से भरा हुआ है, जिसमें पूरा गुण ही गुण है, जिसमें अ पीस ऑफ क्वालिटी हम उसको कह सकते हैं। वो वर्क क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड सबलाइम। वो सबलाइम कहलाता है, उसको सबलाइम बोलते हैं। तो गुड और यहां पर क्या है? जो ये टच स्टोन मेथड है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन गुड एंड पुअर पीस ऑफ लिटरेचर। किसको? गुड एंड पुअर पीस ऑफ लिटरेचर को। बट दैट डिफरेंस, वो जो डिफरेंस है वो कैसे निकाला जा सकता है? दैट डिफरेंस इज टेकन और मेजर्ड बाय द टच स्टोन मेथड। उस डिफरेंस को हम किससे मेजर कर सकते हैं? टच स्टोन मेथड से हम उस डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। और टच स्टोन मेथड क्या है? टच स्टोन मेथड इज ए काइंड ऑफ कंपैरिजन। ये एक प्रकार का एक अंतर है, तुलनात्मक अंतर है, जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, जो प्रेजेंट और पास्ट का कंपैरिजन है। और प्रेजेंट और पास्ट में किसका? जो वर्क लिखा गया है, जो भी वर्क लिखा गया है उस वर्क का कंपैरिजन है दोस्तों। जो वर्क ये लिखा जाता है उसका कंपैरिजन होता है ये टच स्टोन मेथड, जिसको हम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जितने भी एक पुअर लिटरेचर है उसको एक तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और किसकी हेल्प से? जो हमारे पुराने राइटर्स रहे हैं उनकी हेल्प से। और स्पेशली यहां पर हम बात करते हैं, शेक्सपियर की बात करते हैं, हम स्पेंसर की बात करते हैं और हम होमर की बात करते हैं। जो टच स्टोन मेथड में वो इस चीज को बात करते हैं। इससे क्या होता है कि जो पुराने राइटर्स का वर्क है और जो न्यू राइटर्स का वर्क है उसका एक कंपैरिजन हमने किया, उसका एनालाइज हमने किया। और चाहे वो होमर हो, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे स्पेंसर हो, चाहे मिल्टन हो, तो इससे हम क्या समझेंगे? उनकी क्वालिटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द पोइट। जो प्रेजेंट पोइट है, जो लिख रहे हैं, उनकी क्वालिटी का एक एनालिसिस, उनकी क्वालिटी का कंपैरिजन हो जाएगा दोस्तों। दिस इज कॉल्ड, यही तो कहलाता है टच स्टोन मेथड। इसको हम बोलते हैं टच स्टोन मेथड। ये चीज टच स्टोन मेथड में आती है। उम्मीद है कि आपको ये टच स्टोन मेथड समझ में आया होगा। जो मैंने आपको ये बताया टच स्टोन मेथड, ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज जो मैंने अभी आपको बताए वो दो बताए। एक तो आपको बताया टच स्टोन मेथड और एक बताया अभी आपको एलिगरी। एलिगरी आपको बताया गया। अब ये जो एलिगरी है ये क्या है? एलिगरी का मतलब सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। जो एक प्रतीकात्मक प्रेजेंटेशन है वो एलिगरी है। और एलिगरी के एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए और अलग अलग एग्जांपल आपको दिए। जॉन बेनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस आपको दिया गया। इसके साथ साथ हमने डिस्कशन किया जो एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन के बारे में आपको बताया और चौसर के कैंटरबरी टेल्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? जिसमें हमें एलिगोरिकली टर्म्स देखने को मिलता है, एलिगोरिकली रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है और उस प्रकार से वो एलिगरी के रूप में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वो हमें वहां पर देखने को मिला। इसके साथ अब हमने जो ये बात की यहां पर, और ये टच स्टोन मेथड की बात की। टच स्टोन मेथड किस एज को बिलोंग करता है? ये है हमारा विक्टोरियन एज का।
इसके जो इन्वेंटर रहे कौन रहे? मैथ्यू अर्नोल्ड रहे। टच स्टोन मेथड के जो इन्वेंटर थे वो मैथ्यू अर्नोल्ड रहे। और इसके अलावा जो ये टच स्टोन मेथड है स्पेशली किस चीज को दर्शाता है? जजमेंट को दर्शाता है। जजमेंट को दर्शाता है। और जजमेंट किस चीज का? एक गुड और पुअर पोएट्री का जजमेंट होता है, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट पोएट विद द पास्ट। जो प्रेजेंट के पोएट हैं वो पास्ट के साथ कंपैरिजन किए जाते हैं। उसमें स्पेंसर है, उसमें शेक्सपियर है, उसमें होमर है, उसमें मिल्टन है। उन लेजेंड से आप उनकी कंपैरिजन करते हैं। तो वो जो है ये जो कंपैरिजन है ये क्या कहलाता है हमारा? दिस इज कॉल्ड टच स्टोन मेथड। ये टच स्टोन मेथड कहलाता है। देखो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि ज्यादा अगर जो मैं और टर्म्स कराने लगा तो हो सकता है कि जो ये स्पेसिफिक, क्योंकि आज का टर्म आपके अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है, जो मैंने आपको बताया समझाया, एलिगरी और टच स्टोन मेथड। प्रीवियस टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे ही, क्योंकि कल ही मैंने उनका रिवीजन आपको कराया था, तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। और जैसा कि मुझे पता है कि आप रिवीजन जो आपकी क्लास सैटरडे में होती है उसमें आप जितना क्विकली रेस्पॉन्स देते हैं, जितनी जल्दी आप आंसर देते हैं, उससे मुझे पता चल जाता है कि जो मेरी मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जा रही है। आप उस मेहनत पर खरे उतर रहे हैं और आप अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी जिंदगी में जो अपना लक्ष्य है उसको निर्धारित कर लीजिए। और जो लाइंस मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूं कि आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट, उसी तरह का कुछ मोटो आप अपनी जीवन में भी उतार लीजिए। कुछ ऐसा मोटो बना लीजिए ताकि आपको कभी भी विफलता ना मिल सके। हमेशा आप सफलता की तरफ बढ़ें और आप अपने जो पताका, जो ध्वज है आपका सफलता का, उसको ऊंचाई पर जाकर लहरा सकें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।